हेलो फ्रेंड्स, जिफी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैंने अभी MPSI मतलब मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम लिए गए थे पिछले सितंबर में, उसकी एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियोज़ अभी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज हम 3rd वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 4 सितंबर को हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका स्वागत है जिफी एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, ये माइडस इंग्लिश एकेडमी और एक्यूमेन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी का एक वेंचर है, जिसमें हम रिलेटेड टू इंग्लिश और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम आज के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। और आप ये भी जानते हैं कि इसकी आंसर कीज़ व्यापम की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने केवल आपको इन आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए एनालिसिस तैयार किया है कि ये आंसर व्यापम ने जो बनाए थे या आंसर की जो प्रोवाइड की थी, तो उसमें ये आंसर थे, तो ये आंसर क्यों थे? क्योंकि आपके पास आंसर है पर आपके पास उसका एनालिसिस नहीं है कि ये आंसर मैंने लगाया था या गलत लगाया था, सही लगाया था, या ये आंसर जो है तो ये क्यों है, इसीलिए हमने इसको प्रोवाइड किया। और 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। हालांकि एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आए थे, जिसमें पैसेज वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पे आधारित है। एनी टीचर कैन मेक अ चाइल्ड टू द क्लासरूम बट नॉट एवरी टीचर डैश मेक हिम लर्न। इसमें आंसर उन्होंने कहा कैन, कि एनी टीचर, कोई भी टीचर बच्चे को क्लासरूम तक तो ले जा सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता। अब ये नहीं है कि टीचर पढ़ाने में दक्ष नहीं है, पढ़ा नहीं सकता, लेकिन टीचर पढ़ाए और बच्चा पढ़ ले, या बच्चा खुद ही पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता, ये टीचर के हाथ में नहीं होता। टीचर उस बच्चे को क्लास तक तो ले जा सकता है, लेकिन पढ़ाना नहीं पढ़ाना, ये उसकी क्षमताओं के बाहर की चीज़ है। और क्षमता दिखाने के लिए हमारे पास कैन शब्द का यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर कैन होगा, मस्ट, शुड या नीड नहीं होगा। दैट इज द रीजन वाई कैन वॉज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट डैश प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर एवरीबडी। यहां गवर्नमेंट के बारे में कहा गया कि गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सभी लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट जब आती है, सरकार बनती है, तो वो हमें बहुत सारे वादे भी करते हैं, प्लस सरकार का काम भी है कि वो अपने देश के लोगों के लिए सब करके दे। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोवाइड करके दे, उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे। अब सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती? सरकार कर सकती है, फंडिंग वो करते हैं। कुड पास्ट टेंस को दिखाता है, नीड है, आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। सरकार का काम है, उन्हें करना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा? इसमें मस्ट होगा। दैट इज द रीजन इसका आंसर मस्ट था। चलिए आगे चलते हैं। डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्लीज, और ये प्रश्न है, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं कृपया? अब ये सेंटेंस तो पास्ट टेंस का था, ये तो समझ में आता है, मस्ट का यूज नहीं होना चाहिए। शुड, माइट या कुड, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। शुड जो है वो हमारे सजेशन या एडवाइस के फॉर्मेट पे काम करता है। माइट संकोच या हेजिटेशन को दिखाता है, संकोच का जो काम है वो हेजिटेशन दिखाना। जबकि कुड का जो यूज है वो एडवाइस में, जब आप किसी व्यक्ति से किसी चीज के लिए एडवाइस करते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, आप कभी भी पोलाइट रिक्वेस्ट करें, कभी भी किसी व्यक्ति से पोलाइट, तो पोलाइट रिक्वेस्ट सबसे अच्छा कुड का माना गया है। दैट इज द रीजन वाई यहां पर कुड का यूज किया गया, और ये आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। A small animal was making a rustling noises dash the leaf। एक बहुत छोटा सा कोई एनिमल था जो कि पत्तियों के बीच में था, और पत्तियों के बीच में बैठे बैठे या अंदर उसमें बैठे बैठे रसलिंग नॉइज मतलब अजीब सी खिरखिराने की आवाज़ निकाल रहा था। अब पत्तियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, पत्तियां अनकाउंटेबल है, काफ़ी सारी पत्तियां, और कोई जानवर उसके अंदर बैठा है तो वो तो अनकाउंटेबल है। अच्छा, अमंग मतलब बीच में, के बीचों बीच। बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है। अब एनिमल जो है वो इन दोनों चीज़ में बैठा है, ऐसा तो है नहीं। बिसाइड्स मतलब के अलावा, हिंदी में कहते हैं। बिसाइड्स मतलब
के अलावा, और इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। अब उसने कहा कि एक जानवर जो है वो पत्तियों के बीच में बैठा है और वहीं से आवाज निकाल रहा है, तो बीच में दिखाने के लिए हमारे पास अमंग इज द राइट आंसर, इसलिए आंसर हम अमंग बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अ ब्यूटीफुल व्हाइट बर्ड फ्लू डैश द लेक, एक सुंदर सा पक्षी था जो लेक मतलब मान लेते हैं ये लेक है और पक्षी इसके ऊपर ऊपर मंडरा रहा था, ऊपर। अब यहाँ पे वर्ड आया मंडरा रहा था, वो भी कहाँ, लेक के ऊपर। अब हम जानते हैं कि वर्टिकल पोजीशन, जब भी हम किसी चीज़ में वर्टिकल पोजीशन को दिखाएं तो वर्टिकल पोजीशन दिखाने के लिए हमारे पास एक ही वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड ओवर। हम अबव का यूज लेवल को दिखाने के लिए करते हैं, बीनीथ नीचे, अंडर भी नीचे। अब पक्षी लेक के नीचे तो उड़ नहीं सकता, अंडर और बीनीथ दोनों नहीं आएगा। अबव लेवल को दिखाने के लिए होता है और ओवर ऊपर, वर्टिकल पोजीशन। तो आंसर होगा यहाँ पे ओवर, इसलिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ लगाएंगे ओवर और दैट इज अ राइट आंसर। He would like to take a photograph of us, वो चाहता है कि वो हमारा फोटोग्राफ ले। Would you come and sit dash me, क्या आप आएंगे हमारे साथ बैठेंगे? अच्छा, साथ में बैठने के लिए क्या आप अच्छा बैठेंगे, मान लेते हैं आप यहाँ बैठे हो तो वो बंदा जो होगा जिसका फोटोग्राफ खींचना है वो आपके या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, मतलब या तो ये पोजीशन होगी या ये पोजीशन होगी। और अगर हम बोलते हैं कि आप हमारे साथ या बैठेंगे तो इसका मतलब बगल में ही बैठेंगे तभी फोटोग्राफ खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब बिटवीन नहीं लगा सकते थे, बिसाइड्स मतलब के अलावा जो ऑप्शन सही था नहीं। अलोंग मतलब सिर्फ अलोंग नहीं, अगर अलोंग विथ या विथ होता तो हम सोच भी सकते थे इस ऑप्शन में, पर वो था नहीं, सिर्फ बिसाइड है। बिसाइड मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, इसी वजह से आंसर दोस्तों सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। द चाइल्ड स्टूड डैश साइलेंस विद हिज आर्म फोल्डेड डैश हिज चेस्ट, मतलब एक बच्चा था शांति से बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। He was the child stood in silence, मतलब वो साइलेंस में, चुपचाप में, बिल्कुल शांत धीर गंभीर होके खड़ा हुआ था। साथ ही साथ उसके जो आर्म्स मतलब बाहें या जो हाथ थे वो उसने चेस्ट से, मतलब मान लेते हैं ये चेस्ट है तो उसने एक हाथ इस तरफ रखा हुआ है और वहां से एक हाथ इस तरफ रखा हुआ है, तो ये फोल्डेड या क्रॉस करके रखा है। तो हैंड जो है वो क्रॉस पोजीशन में है, तो फोल्डेड अब क्रॉस पोजीशन में है, इसका मतलब क्रॉस नहीं होगा जब दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं यहां से यहां तक, तो हम बोलेंगे अक्रॉस। तो आंसर यहां पे आएगा अक्रॉस हिज चेस्ट, मतलब चेस्ट के दोनों तरफ, दैट इज। चलिए आगे चलते हैं। जेसी, ये एक स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन था, 8 से शुरू हुआ। जेसी एंड सुहाना आर बोथ स्मार्ट, मतलब जेसी और सुहाना दोनों ही स्मार्ट हैं, बट आई थिंक सुहाना इज स्मार्टर ऑफ द टू। यहां देखिए ऑप्शन ये वाला थर्ड वाला गलत था, ये बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर इज द रॉन्ग आंसर। दोस्तों एक बात याद रखिए, जब किसी दो चीज़ों में कंपैरिजन हो और दो चीज़ों के बीच में हम किसी एक को दिखाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद कभी आपको दिखता है ऑफ द टू, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको ऑफ द टू नजर आए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा होता बट आई थिंक सुहाना इज स्मार्टर के पहले लिखा होता दा, तो ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता, पर यहाँ पे दा था नहीं, आर्टिकल थी, एरर थी यहाँ पे, इसी वजह से आंसर गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जेम्स विजिटेड द हर्मिटेज एंड फेमस म्यूजियम इन सेंट पीटर्सबर्ग, नो एरर। उन्होंने कहा कि जेम्स ने एक हर्मिटेज को विजिट किया जो कि एक फेमस म्यूजियम है। अब जो विच इज एन फेमस, अब फेमस वर्ड को अगर आप देखें तो फेमस का जो उच्चारण है, एफ वर्ड का उच्चारण है या फा वर्ड का उच्चारण है, फा एक वर्ड है कॉन्सोनेंट वर्ड, और कॉन्सोनेंट शब्द के साथ हमेशा हम ए का यूज नहीं बल्कि यहाँ एन के स्थान पे हमें लगाना चाहिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए। अगर हम ए वर्ड लगा देते तो आंसर यहाँ पे विच इज अ फेमस म्यूजियम, ना कि एन फेमस, इट शुड बी अ फेमस म्यूजियम। अगर ए होता तो यहाँ आंसर सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंपनी इन 1995, मतलब उसने कंपनी में काम करना 1995 में शुरू किया, एंड हैज़ बीन देयर एवर सिंस, और तब से वहीं पर काम करता रहा या अभी तक वो काम कर रहा है। तो इसका मतलब तब से उसने काम करना शुरू किया, स्टार्टेड वर्किंग 1995 से शुरू कर दिया, और एवर सिंस मतलब अब तक काम कर रहा है, और हैज़ बीन देयर मतलब अभी भी है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं। ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 2 आवर्स, मतलब वो पिछले 2 घंटे से
पेड़ों को पानी दे रहा है। दोस्तों एक बात याद रखिए, यहाँ लिखा है 2 आवर्स, और 2 आवर्स एक ऐसा टाइम है जो कि काउंटेबल है। 2 आवर्स जो वर्ड है जो कि काउंटेबल है। अब काउंटेबल टर्म के पहले हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हमको सिंस के स्थान पे लगाना चाहिए फॉर 2 आवर्स। अगर हम यहाँ पे सिंस 2 आवर्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, और इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ होना चाहिए था फॉर। दैट इज द रीजन, थर्ड इज द रॉन्ग आंसर। द फिल्म हैज स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल, मतलब जब आप सिनेमा हॉल पहुंचे, जब आप सिनेमा पहुंचे तब उसके पहले ही, जब आप पहुंचे उसके पहले ही वहां पे फिल्म शुरू हो गई। मान लेते हैं पिक्चर का टाइम था 3 बजे, 3 बजे फिल्म शुरू हो गई, लेकिन आप पहुंचे 3:15 बजे, मतलब आपके पहुंचने के पहले ही पिक्चर शुरू हो चुकी थी। मतलब आप जब पहुंचे तो वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में था, और एक काम उसके भी पहले हो गया। तो जब 2 पास्ट होते हैं तो जो पहले वाला पास्ट होता है, अगर 2 पास्ट हो, एक घटना के घटित होने के बाद एक कोई घटना हो, मतलब एक टाइम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, और उसके खत्म होने के पहले ही एक और काम शुरू हो चुका है, तो जो घटना पहले घट जाती है, जो घटना पहले घट जाती है, उस घटना को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट, और बाद वाली घटना को हम लिखते हैं सिंपल पास्ट में। अब यहाँ पर यही हुआ, फिल्म हैज स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल, हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने के पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी, मतलब फिल्म ऑलरेडी शुरू हो गई। अब यहाँ हैज़ लिखा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर यहाँ हैड होता, यहाँ हैज़ की जगह पे हम हैड लगा देते तो सेंटेंस सही हो जाता। दैट इज द रीजन फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इफ़ वी विल कैच अ फ्लाइट इंस्टेड ऑफ ट्रेन वी विल श्योरली अलाइव ऑन टाइम। दोस्तों बड़ा सिंपल आंसर है इसमें, यहाँ भी एक विल दिख रहा है, यहाँ भी एक विल दिख रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, एक वाक्य में यहाँ भी पहले सेंटेंस में भी आपको विल दिख जाए और उसके आगे भी आपको विल दिख जाए, समझ लीजिए सेंटेंस गलत है। 2 में से एक ही विल आएगा, एक विल हट जाएगा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा विल हटाना है, कौन सा लगाना है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी विल किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे इफ़ है, तो जो भी विल किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो उसे हटा देते हैं, इसी वजह से ये विल यहाँ पे हट जाता। इफ़ वी कैच अ फ्लाइट हो जाता, इफ़ वी कैच अ फ्लाइट, इफ़ वी विल कैच अ फ्लाइट नहीं होना चाहिए था। दैट इज द रीजन, ये आंसर गलत हो गया। इफ आई वॉन $1 million, इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस, इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। इफ़ आई वॉन, देखिए इफ़ के साथ लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है और कंडीशनल सेंटेंस मिलता है तो वुड हैव का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ वुड का प्रयोग करते हैं। दैट इज द रीजन। इफ़, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे लिख दिया उन्होंने वुड हैव, यही रीजन था, ये आंसर यहाँ पे गलत हो गया। I was looking at the trees when I fell off the bike, जब मैं बाइक से गिरा, जब मैं बाइक से गिरा तब मैं पेड़ों की तरफ देख रहा था। If I hadn't been looking at the trees, अगर मैं पेड़ों की तरफ नहीं देख रहा होता, I would not have fallen off the bike, मैं बाइक से नहीं गिरता। बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस लगा हुआ है, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन would have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही सेंटेंस, नो एरर। ये नरेशन का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा नरेशन ढूंढ के दिखाइए इसमें, विच इज द प्रॉपर नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। द फेमस एक्टर सेड, एक फेमस एक्टर ने कहा, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू हियर इन दिस इवनिंग। मतलब देखिए, जब भी हम नरेशन के सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो हम 2 बातों पे ध्यान रखते हैं, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग पास्ट टेंस पे हो तो रिपोर्टेड भी हम पास्ट टेंस में बनाते हैं। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसमें लिखा प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ लिखा है एक्टर सेड दैट, तो हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलग करके हम यहाँ पे सबसे पहले दैट चेक कर लें। यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, थर्ड ऑप्शन में भी दैट है, फोर्थ में भी दैट है, देन इट सभी में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा है। अब हमको ये ध्यान रखना है, गिव्स प्रेजेंट सिंपल का शब्द है, उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है गिव, सेकंड में लिखा गिव्स जो कि प्रेजेंट का है, तो ये गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ है गिव जो कि सेकंड ऑप्शन, और मतलब सेकंड फॉर्म में है, ये भी सेकंड फॉर्म में, मतलब ये और ये फोर्थ ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन अभी तक बराबर चल रहे हैं। हिम ग्रेट प्लेजर, और यहाँ भी लिखा है हिम ग्रेट प्लेजर,
टू यहाँ भी लिखा है, टू यहाँ भी लिखा है, बी हेयर इन दैट इवनिंग, बी हेयर दैट इवनिंग। अब दोस्तों देखा जाए तो दोनों सेंटेंस लगभग लगभग बराबर ही हैं, लेकिन यहां क्या लिखा है आप देखिए क्वेश्चन में, दिस इवनिंग। अब दिस इवनिंग के हिसाब से दिस को दैट में हमें बदलना था, तो दैट यहां भी लिखा है और दैट यहां भी लिखा है। अब हमको ये देखना है कि दोनों सेंटेंस लगभग लगभग बराबर ही हैं। द फेमस एक्टर सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर, लेकिन अब एक और वर्ड देखिए यहाँ पे, देयर और हेयर, दैट, दिस और हेयर, ये दो वर्ड यहाँ पे नजर आएंगे आपको, दिस इज। अब यहाँ हेयर शब्द को फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने हेयर में है, जबकि फोर्थ ऑप्शन में हेयर को देयर में बदल दिया। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से देखने होते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्म है जो चेंज हुए हैं। एक तो टेंस का चेंज हुआ, इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड जो प्रेजेंट के होते हैं उन्हें पास्ट में, तो हेयर और दिस ये पूरे बदलकर देयर और दैट में बदलने थे, यहाँ पर ही देयर और दैट आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में। दैट इज द रीजन फोर्थ वाज द करेक्ट आंसर, और रेस्ट थ्री जो है वो गलत हो गए। चलिए आगे चलते हैं। सारा said to her friend, won't you help me to carry this box? क्या आप मुझे इस बैग को उठाने में मदद नहीं करेंगे? ये एक इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य है। अब सारा said हमने देख लिया और won't देख लिया, इससे हमें पता चलता है सेंटेंस इंटरोगेटिव है। सारा said to वर्ड को हम ask में बदलते हैं, asked, asked, asked और ये asked, मतलब चार एक बराबर हो गए। her friend, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम if लगा लेते हैं, यस चारों में if लिखा है। won't you, अब यू जो है एक बात याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट कभी भी जब इनडायरेक्ट नरेशन में आता है और डायरेक्ट में बदलना होता है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में बदला जाता है। तो यहाँ पर यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है। यहाँ पे आएगा लड़की है इसलिए शी। अब विल है तो सेकंड पर्सन के हिसाब से यू जो है, शी जो है, दोनों ही वर्ड जो हैं वो थर्ड पर्सन के हैं। थर्ड पर्सन में आपको याद रखना है कभी भी अगर विल का यूज़ हो, वोंट जैसे विल का हिस्सा है तो ये बदलकर किस में बदल जाएगा, वुड में। तो हमें ये चेक करना है वुड कहाँ लिखें। यहाँ लिखा वुड, यहाँ लिखा है शुड जो कि गलत है, शुड लिखा है जो कि गलत है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस था, जैसे विल नॉट था तो वुड नॉट हो गया। हेल्प हर टू कैरी, हेल्प मी, यहाँ पे देखिए मी वर्ड को हर में बदल दिया और सेकंड ऑप्शन में भी मी वर्ड को हर में बदल दिया। टू कैरी दिस, यहां लिखा है दिस। दिस वर्ड को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो दिस वर्ड दैट में बदल जाता है, और इस वाले ऑप्शन में दैट दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, और सेकंड ऑप्शन में दिस को दिस में ही रहने दिया। इसका मतलब ये बदला ही नहीं उन्होंने, तो दैट इज द रीजन कि फर्स्ट आंसर सही हो गया और सेकंड गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जैकलीन सेड टू द वॉचमैन, जैकलीन ने वॉचमैन से कहा, डिड यू फाइंड द की एनीवेयर, क्या आपको कहीं कीज मिली हैं? तो सेड टू वर्ड को हम आस्क में बदल रहे हैं, 1 2 3 4 सारी जगह आस्क हैं। वॉचमैन, अब ये हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन हमेशा इफ में होता है, तो इफ चारों में आ रहा है इसका मतलब सही है। यू जो है वो पहले आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी। अब डिड जो है वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट जब हम नरेशन में बदलते हैं, सिंपल पास्ट वाले क्वेश्चन को हम हमेशा पास्ट यहाँ हैज फाउंड है, यहाँ हैव फाउंड है और यहाँ फोर्थ वाला, बाकी तीन जो थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों गलत। कौन सा क्वेश्चन हमें चेक करना है सही है। विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट पे नहीं है, ये वॉइस पे आधारित है। अब विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, दिस इज एक्टिव वॉइस, हमें इसको पैसिव में बदलना है। तो विल वाले सेंटेंस हम जानते हैं, विल और विल वाले सिर्फ विल में ही बदलते हैं, विल वाले क्वेश्चन हमेशा विल में बदलते हैं। विल को उसने पहली आंसर में देखिए कैन में बदल दिया, शुड और हैज़, ये तीनों वैसे भी गलत हो गए। आंसर आपके पास एक ही है। आपको पूरे आंसर जब भी दोस्तों ऑप्शन आए तो हमेशा ये ज़रूर चेक करें कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट पे है। अब जैसे ये क्वेश्चन है विल पे आधारित है,
विल या शैल। तो हम भी जानते हैं यदि एक्टिव वॉइस की स्टार्टिंग विल या शैल से होती है तो पैसिव वॉइस की भी स्टार्टिंग हम विल या शैल से ही करेंगे। तो यहाँ पे विल का विल में बदला, इसलिए आंसर ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वंस अगेन एक एक्टिव वॉइस है, इसको विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में उन्होंने दिया है इज अ लेटर बीइंग। बीइंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस। जब भी किसी पैसिव वॉइस में बीइंग शब्द का यूज हो तो हम जानते हैं कि सेंटेंस कंटिन्यूअस में होगा। तो और अगर हमें उसका एक्टिव वॉइस ढूंढना है तो एक्टिव वॉइस भी हमें कंटिन्यूअस टेंस में ही ढूंढना पड़ेगा। अब हम ये चेक कर लेते हैं ऐसे कितने क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअस टेंस पे लिखे हैं। हैड यू बीन, ये परफेक्ट पे है। इज अ लेटर रिटन, ये पैसिव पे ही है। हैव यू रिटन और आर यू राइटिंग, केवल ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कंटिन्यूअस टेंस पे है। दैट इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट एक्टिव वॉइस, वंस अगेन पैसिव वॉइस में दिया क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। वेयर वाले सेंटेंस है, वेयर से ही बनेंगे, यहां भी वेयर बनते हैं। यहां वुड हो गया, यहां माइट हो गया, यहां शैल हो गया। एक ही ऑप्शन सही है जो कि कैन है। हमें अब बाकी ऑप्शन है नहीं तो चेक करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, उसने कहा कि इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखें। प्लीज गिव मी अ रेड हैमर, एक लाल हथौड़ा दें। द ब्लू वन इज टू स्मॉल, ये जो आपने ब्लू वाला दिया ये बहुत स्मॉल है। अब देखिए कलर को अगर अपन मैच करते हैं, यहाँ पर इस हैमर के कलर के बारे में बात हो रही रेड। ये सभी क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एक सेमी कोलन से डिवाइड किए गए हैं या हटाए गए हैं। सेमी कोलन से हमें मैच करना है, कंपेयर करना है। तो रेड वर्ड है और यहाँ ब्लू वर्ड है। अब आप देखिए ब्लू के पहले लगाया है द और रेड के पहले लगाया है ए। अब इस जगह पे आप देखें यहाँ रेड के पहले एन और ब्लू के पहले द, रेड के पहले द और ब्लू के पहले आर्टिकल ए, रेड के पहले द और ब्लू के पहले भी द। ये दोनों सेंटेंस हमने यहाँ पे देखे तो बराबर हो गए, क्योंकि दोनों जगह हमने कलर से उसको डिफाइन कर दिया, उसके साइज से डिफाइन कर दिया। लेकिन अब जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा प्रयोग किया गया, यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल दा प्रयोग किया गया। दैट इज द रीजन दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द ओल्ड कपल रिमाइंडेड मी डैश माय पेरेंट्स, मतलब उन बुजुर्ग कपल को देखकर उस लड़के को उनके पेरेंट्स की थोड़ी याद एक ऐसी चीज है, मेमोरी या रिमेम्बरेंस जो ऐसी चीज है वो अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें आप गिन नहीं सकते। और लिटिल और फ्यू में जब हम किसी भी वर्ड को चेक करते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वर्ड गिनने वाला है या नहीं गिनने वाला, या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सम का यूज़ और फ्यू का यूज़ हमेशा हम काउंटेबल पे करते हैं, वैसे सम अनकाउंटेबल पे भी आता है, लेकिन मेमोरी है और थोड़ी याद आई है उसे। तो बिल्कुल भी याद नहीं आई ऐसा भी नहीं है, थोड़ी तो याद आई है, तो हमको बोलना पड़ेगा आ लिटिल। दैट इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे उसको रिमाइंड करवाया। दैट इज द रीजन। चलिए आगे चलते हैं। आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी फॉर डैश क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन एट माई रेसिडेंस, मतलब मैं डिनर पार्टी कर रहा हूँ अपने कुछ खास करीबी दोस्तों के साथ मेरे घर पे। अब दोस्त हैं एक भी नहीं है, तो दोस्त तो थोड़े से हैं और ख़ास हैं, तो मतलब दोस्त हैं 1 2 3 कुछ तो होंगे जो गिने जा सकते हैं। और चूंकि हम गिन सकते हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे आ फ्यू। लिटिल का यूज़ तो हम कर भी नहीं सकते, फ्यू मतलब है ही नहीं फिर, और द फ्यू जो कुछ भी हैं ऐसा भी नहीं उसने कहा, आंसर होगा आ फ्यू। दैट इज द रीजन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मे आई आस्क यू डैश क्वेश्चंस, वंस अगेन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो लिटिल तो वैसे भी नहीं आता क्योंकि अनकाउंटेबल है। फ्यू होता तो एक क्वेश्चन पूछता तो बोलता मे आई आस्क यू 1 क्वेश्चन, पर एक क्वेश्चन भी उसे पूछना नहीं है, क्वेश्चन लिटिल भी नहीं है, आंसर इज द फ्यू। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। आई होप आपने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा। पेपर इजी था, ज़्यादा दम नहीं था पेपर में। आइए इसका एनालिसिस और देख लेते हैं हम। इसमें जो 25 क्वेश्चन लिए गए उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज था नरेशन के क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन थे। प्रेपोजिशन के 4 क्वेश्चन थे, मतलब प्रेपोजिशन और नरेशन ये 2 8 क्वेश्चन बनाते हैं। मॉडल से 3 क्वेश्चन थे और आर्टिकल से भी 3, मतलब मॉडल और आर्टिकल से 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसके अलावा टेंस, अगर हम टेंस और कंडीशनल को एक ही पार्ट माने तो इसमें से भी 4 क्वेश्चन थे। दोस्तों इसके 25 क्वेश्चन में एक बात याद रखने की है कि सभी क्वेश्चन को, सभी चैप्टर्स जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें प्रॉपर वेटेज लिया गया है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि
इस वाले एग्जाम में प्रीपोजिशन, नरेशन, मॉडल, ऐसे स्टूडेंट जिनके सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर से प्रॉपर कमांड थी उनके मार्क्स अच्छे आए होंगे। तो दोस्तों आपको जो एनालिसिस मैंने क्वेश्चन का किया वो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे मोबाइल नंबर है, इनफैक्ट व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे अपने रिव्यूज़ भेज सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिफी एजुकेशन पे। जिफी एजुकेशन पे आप मुझे ज़रूर रिव्यू भेजें, मुझे बताएं कि आप और कौन से क्वेश्चन का एनालिसिस चाहते हैं या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, मैं आपको डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में नए वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे लाइक करना ना भूलें और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें। ना केवल आप सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस चीज़ को आगे अपने दोस्तों को बताएंगे एटलीस्ट उनका इस चीज़ से फ़ायदा होगा कि वो एक्सप्लेनेशन को समझ सकें और आगे के क्वेश्चन, आगे के एग्जाम की तैयारी वो प्रॉपरली कर सकें। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।